हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें को हम मौलाना आज़ाद के नाम से भी जानते हैं। इनका अध्ययन हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। 11 नवंबर 1888 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई थी। इनका पूरा नाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था। पूरा नाम हल्का सा आपको याद रख लेना है कि इनका मूल नाम जो है वो यही था, गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका मक्का में जन्म हुआ था। आपको अच्छी तरह याद रख लेना है, इनका जन्म मक्का में सन 1888 में हुआ था। आज़ाद इनका उपनाम था। इनके पिता अफ़गान वंश के मुस्लिम विद्वान थे और उनकी माता एक उच्च कोटि की विद्वान परिवार से थी। माता पिता से उनको पवित्रता और विद्वता विरासत में मिली थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उन्होंने भारत छोड़ दिया था। इनके परिवार जो है वो भारत छोड़ के चला गया था और मक्का में बस गए थे। बाद में पुनः 1890 में आज़ाद का परिवार जो है वो कलकत्ता में आकर के बस जाता है। मौलाना आज़ाद की मातृभाषा जो थी वो अरबी थी। मातृभाषा क्या थी? अरबी। इन्होंने परंपरागत पाठ्यक्रम दर्स-ए-निज़ामिया को मात्र 15 वर्ष की आयु में पूरा कर लिया था, जबकि आमतौर पर लोगों को इसको पूरा करने में दोगुने से तिगुना समय लग जाता है, लेकिन दर्स-ए-निज़ामिया कोर्स जो है वो 15 वर्ष की आयु में ही पूरा कर लिया था। और जो है ये इनके लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बचपन से ही ये जो है वो बहुत ही शार्प बुद्धि के थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतीय पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना और संपादन करना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की आयु में मात्र। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने लीसन अल सिदक नामक अपना ही एक पत्र निकाला। लीसन अल सिदक, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पत्र निकाला, लीसन अल सिदक। और उनकी परिपक्वता और विद्वता पर, ठीक है ना, शिबली और हाली जैसे उनके समकालीन विद्वान थे वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे उनकी विद्वता से। ठीक है। आगे बात करते हैं। 14 वर्ष की आयु में ही उनके पिता के प्रभाव से, उनके पिता के साथ में रहने से उनके मन में, आज़ाद के मन में वहाबी आंदोलन के प्रति, एक तो वहाबी आंदोलन के प्रति और एक है सर सैयद अहमद खां, उनके द्वारा चलाए जा रहे अलीगढ़ आंदोलन के प्रति जो है उनके अंदर घृणा उत्पन्न होने लगी। यानी कि वहाबी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन से जो है वो आज़ाद सहमत नहीं थे। वहाबी आंदोलन और सर सैयद अहमद खां के कट्टरपंथी अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के भी विरोधी थे। आगे हम बात करते हैं 1908 में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने इस्लामिक देशों की यात्रा की। वे इराक, सीरिया, मिस्र, टर्की आदि गए और उन्होंने वहाँ के वातावरण को नए विचारों और उद्वेलनकारी आंदोलनों से आलुप्त किया। और वहाँ पर जमाल अल-दीन अफ़गानी, ठीक है ना, उनकी शिक्षाओं से मुस्लिम जगत जो है वो स्वाधीनता, प्रगति और धर्मोत्थान की जो है वो आकांक्षाओं से जाग उठा। यानी कि मुस्लिम जगत के अंदर स्वाधीनता, प्रगति, धर्मोत्थान की भावना जागी। किसकी प्रेरणाओं से, किसकी शिक्षाओं से? जमाल अल-दीन अफ़गानी की। इराक में वह ईरान के क्रांतिकारियों से मिले। मौलाना आज़ाद ईरान के क्रांतिकारियों से मिले और संवैधानिक शासन की स्थापना के लिए कज़ारों की निरंकुशता से जो कि क्या कर रहे थे, जो क्रांतिकारी किससे लोहा ले रहे थे? कज़ारों की निरंकुशता से लोहा ले रहे थे। वह मुस्लिम जगत के उन समस्त क्रांतिकारी के विचारों को लेकर भारत लौटे। ठीक है ना, वो मुस्लिम जगत में जब यात्रा करी उन्होंने इन इराक, सीरिया, मिस्र, टर्की, और यहाँ से उन्होंने उस मुस्लिम जगत के जो क्रांतिकारी विचार थे वो लेकर के भारत लौटे। लेकिन उनका ध्यान मुख्यतः
हालांकि ऐसे विचार लेकर के भारत लौटे, लेकिन इनका मूल ध्यान जो है वो धर्म और साहित्य की ओर था। आगे हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों की एकता के पृष्ठपोषक थे। कहने का मतलब दोनों को जो है वो एक देखना चाहते थे और हमेशा से ही उन्होंने अपने जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की। वे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, कलाम, इतिहास, जीवनी आदि क्षेत्रों में अद्वितीय ज्ञान रखते थे। कहने का मतलब अपने जो समकालीन जो मुस्लिम साहित्य था उसके संदर्भ में बहुत अच्छा ज्ञान था उनको। अरबी, फ़ारसी, उर्दू भाषा साहित्य की जानकारी उनकी अद्भुत थी। यूरोपीय इतिहास एवं चिंतन का विशेषतः धर्म से संबंधित अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सत्ता और संपत्ति के प्रति उनके अंदर उदासीनता का भाव था, कोई लालची प्रवृत्ति नहीं थी। राजनीति में वह गुटबंदी और पक्षधरता यानी कि जो पक्षपात जो होता है उसके विरोधी थे, यानी कि पक्षधरता से हमेशा क्या रहते थे, ऊपर रहते थे। गुटबंदी से भी वो ऊपर रहते थे और संपत्ति और सत्ता से उनका कोई मोह नहीं था। उन्हें सभी दलों और गुटों का विश्वास प्राप्त था, चाहे वो किसी भी संप्रदाय और विचारधारा की क्यों न हो। लोकप्रियता प्राप्त करने का उनको चाव नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1916 में अपनी एक पुस्तक के वजह से उनको जेल हो जाती है, ठीक है। और उस जेल यानी कि रांची से रिहा होने के बाद में 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रख लेना है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब बने थे? 1920 में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। आपको आगे याद रख लेना है। आगे बात करते हैं 1924 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं एकता सम्मेलन, और उसके अध्यक्ष चुने गए थे कौन? मौलाना आज़ाद 1924 में दिल्ली के एकता सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद में 1928 में उन्होंने राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1937 में प्रांतीय कांग्रेस मंत्रालयों का मार्गदर्शन करने के लिए कांग्रेस संसदीय उप समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। कांग्रेस संसदीय उप समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको याद रख लेना है, ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कितनी बार? 2 बार। पहली बार 1923 में और दूसरी बार कब? 1940 में। पहली बार जब वे केवल मात्र 35 वर्ष की आयु के थे और इस उम्र में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति थे। मतलब सबसे कम आयु के अंदर, वो सबसे कम उम्र के अंदर इसके अध्यक्ष बने। 38वां अधिवेशन 1923 में जो अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था, जो कि एक विशेष स्पेशल सेशन था और उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। दूसरी बार 1940 में रामगढ़ में हुआ था और रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो मौलाना आज़ाद ने की थी। यह 53वां अधिवेशन था। और चूंकि 1940 के बाद कांग्रेस के अंदर चुनाव नहीं हुए 1946 तक, ठीक है ना, नवंबर 1946 तक। कब तक? नवंबर 1946 तक जो है चुनाव नहीं होते, 1940 से लगा करके। इन्हीं लगातार 5.5 साल तक लगभग जो है वो मौलाना आज़ाद जो है वो अध्यक्ष रहते हैं। इस दौरान 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया। 1946 में आपने देखा होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन, वो भी इनके कार्यकाल के अंदर ही आया था। आगे हम बात करें, जब 1923 में जब आज़ाद ने अध्यक्षता की थी तो उस समय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये आपको याद रखना है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 1940 में 53वें अधिवेशन में अध्यक्षता की रामगढ़ के अंदर, वे 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने रहे, क्योंकि इस दौरान कोई चुनाव नहीं हुआ था और इस अवधि के रूप में लगभग हर कांग्रेस नेता 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में था। इसलिए वो चुनाव नहीं हो पाए थे, इसलिए 1946 तक वो बने रहे। नेताओं के रिहा होने के बाद मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के साथ वार्ता का नेतृत्व किया। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रख लेना। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट मिशन के साथ वार्ता का नेतृत्व किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया और एक पद जिसमें उन्होंने 22 फरवरी को अपनी मृत्यु तक जारी रखा। ठीक है, 22 फरवरी 1958 तक वो अपने इस पद पर बने रहे। यदि हम मौलाना आज़ाद की धार्मिक विचारों की बात करें तो वो इतने प्रभावशाली नहीं थे, क्योंकि वो उर्दू में लिखते थे। ठीक है ना, अपने विचार उर्दू में लिखते थे, इसलिए वो ज़्यादातर लोगों को एक समझ में नहीं आती थी और एक विशेष समूह तक ही वो सीमित हो गए थे। दूसरा कारण था राजनीतिक, क्योंकि वो जो आज़ाद थे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको पार्टी मैन बोला जाता था। इसलिए जो भी कांग्रेस के विरोधी लोग थे वो उनको एक प्रकार से पार्टी के नज़रिए से देखते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद ने एक बार मुसलमानों को कहा था कि तब से पूरी 11 शताब्दियां बीत चुकी हैं। भारत की धरती पर अब इस्लाम का उतना ही बड़ा दावा है जितना हिंदू धर्म का। यदि हिंदू धर्म यहाँ के लोगों का हज़ारों वर्षों से धर्म रहा है तो इस्लाम भी हज़ारों वर्षों से उनका धर्म रहा है। जिस तरह एक हिंदू गर्व से कह सकता है कि वह एक भारतीय है, हिंदू धर्म का पालन करता है, वैसे ही हम भी समान गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और इस्लाम का पालन करते हैं। मैं इस कक्षा को और आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय ईसाई समान रूप से गर्व के साथ यह कहने के हकदार है कि वह एक भारतीय है और भारत के एक धर्म और ईसाई धर्म का पालन कर रहा है। कहने का मतलब वो ये है कि हर एक, जिस प्रकार एक हिंदू वो भारत की धरती पर रह करके कहता है कि मैं हिंदू धर्म का पालन कर रहा हूँ और ये मेरी हज़ारों वर्षों से मेरा धर्म रहा है, उसी प्रकार मुसलमान भी ऐसा कह सकता है, क्योंकि लगभग 11 शताब्दियाँ बीत चुकी है और मुसलमान भी शुरू से यहाँ 1100 वर्षों से यहाँ भारत में रह रहे हैं। और उसके साथ साथ में ईसाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और मैं ईसाई धर्म का पालन कर रहा हूँ और भारत में रहता हूँ, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा मौलाना आज़ाद ने इस्लाम धर्म के लोगों को कहा था। आगे बात करते हैं हम। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मार्च 1946 में मौलाना आज़ाद वो रामगढ़ कांग्रेस के सभापति यानी कि अध्यक्ष चुने गए थे। मौलाना आज़ाद का नाम तो 1938 में ही हर एक आदमी की ज़बान पर था। यदि एन मौके पर उन्होंने अपना नाम वापस न ले लिया होता, ठीक है ना, 1938 में ही वो वो अध्यक्ष बन जाते, उन्होंने अपना नाम वापस न ले लिया होता तो वे 1940 के त्रिपुरा अधिवेशन के लिए सर्वसम्मति से ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत से अध्यक्ष अवश्य चुने जाते थे। ठीक है ना, 1938 से ही मौलाना आज़ाद वो फेमस हो गए थे और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के अंदर वो सर्वसम्मति से ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत से अध्यक्ष चुन लिए जाते यदि वो अपना नाम वापस नहीं लेते। तो 1945-46 की संकट की घड़ी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि पुनः अध्यक्ष का मतलब ये थोड़ा सा वर्ड अलग हो रह जाएगा। आपको ये याद रख लेना है कि 1940 से लगा करके नवंबर 1946 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। बाद में स्वतंत्र भारत में नेहरू मंत्रिमंडल में आज़ाद वो शिक्षा मंत्री बन गए थे, आपको पता ही है। आगे बात करते हैं मौलाना आज़ाद के कुरान के बारे में विचार। तो अबुल कलाम आज़ाद को कुरान पर पूरा भरोसा था कि मनुष्य के लिए ईश्वर, कुरान वो मनुष्य के लिए ईश्वर का अंतिम प्रकटन है और पैगंबर साहब का जीवन वो उसको आदर्श मानते थे। लेकिन वो ये भी मानते थे कि कुरान के जो व्याख्याकार हुए हैं जैसे कि रज़ा है, ठीक है ना, जो कुरान की जिसने व्याख्या की है वो अन्य अपनी विचित्र व्यक्तिगत धारणा और पूर्वाग्रहों के कारण क्या हो गए, गुमराह हो गए हैं। ये सारे जो
अपनी व्यक्तिगत धारणाओं की वजह से इसकी कुरान की जो है वो गलत व्याख्या की है। रज़ा और अन्य जो व्याख्याकार हुए उन्होंने ऐसा आज़ाद बोलते हैं। आज़ाद जो है वो परंपरावादी तो थे ही थे, साथ साथ में नवीन विचारों के भी समर्थक थे, यानी कि वो समन्वयवादी थे। आगे बात करते हैं मौलाना आज़ाद का राजनीतिक चिंतन और स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता के प्रति उनका क्या रुझान था। तो इस संदर्भ में मौलाना आज़ाद ने एक बार 1922 में कोलकाता की एक अदालत में अपने ऊपर चल रहे एक मुकदमे के दौरान कहा था कि मेरा विश्वास है कि स्वतंत्रता मनुष्य का स्वाभाविक ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। न किसी मनुष्य को और न मनुष्यों से बनी किसी नौकरशाही को ईश्वर के सेवकों को दास बनाने का अधिकार है। मतलब मनुष्य को कोई भी दास नहीं बना सकता। पराधीन और गुलाम बनाने के लिए कैसी ही लुभावनी और लच्छेदार दलीलें क्यों न ढूंढ निकाली जाए, फिर भी गुलामी ही है, वह ईश्वरीय इच्छा और नियमों के विरुद्ध है। इसीलिए अपने राष्ट्र को पराधीनता से मुक्त करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। ऐसा उन्होंने कलकत्ता की एक अदालत में अपने ऊपर चल रहे एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि विश्व के 40 करोड़ मुसलमानों की जो स्वाधीनता है भारत की स्वाधीनता से जुड़ी हुई है। यानी कि विश्व के 40 करोड़ मुसलमान तब स्वतंत्र होंगे जब भारत क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि खिलाफत की समस्या का वास्तविक समाधान भारत की स्वाधीनता पर निर्भर है। खिलाफत की समस्या का वास्तविक समाधान भारत की स्वाधीनता पर निर्भर है। उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचारों के प्रसार के लिए उर्दू में एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला जिसका नाम क्या था, अल हिलाल। स्वतंत्रता संबंधी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए एक उर्दू में, याद रख लेना, उर्दू में एक पत्र निकाला था जिसका नाम था अल हिलाल। बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। आगे बात करते हैं। इस अल हिलाल नामक पत्र को ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही खतरनाक विचारों का प्रचार करने वाला माना और ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमानत जब्त कर ली और 1914 में इसका प्रकाशन जो है वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक नया साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम था अल वलग। साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है, अल वलग। पहला था अल हिलाल जिसे 1914 में प्रतिबंधित कर दिया गया और नया साप्ताहिक पत्र अल वलग निकालना शुरू किया और वह भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया और 1916 में सरकार ने आज़ाद को बंगाल से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। बंगाल से बाहर जाने का आदेश दे दिया और रांची में उनको नज़रबंद करके रखा गया और जहां से उन्हें 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोड़ा गया। इस नए साप्ताहिक पत्र अल वलग की वजह से उनको जो है बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और रांची के अंदर नज़रबंद करके रखा गया और 1920 में प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तब जाकर के उनको छोड़ा गया। आगे हम बात करते हैं। इसी समय लगभग महात्मा गांधी ने इसी समय असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और आज़ाद ने उनका समर्थन किया। इस असहयोग आंदोलन का आज़ाद के द्वारा समर्थन किया जाता है। तब से मौलाना आज़ाद का जीवन स्वाधीनता संघर्ष का अविच्छिन्न भाग बन गया। कहने का मतलब यह है कि पहली बार महात्मा गांधी जी से उनकी मुलाकात असहयोग आंदोलन के दौरान और खिलाफत आंदोलन के समय होती है, ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। और वहीं से फिर जो है वो मौलाना आज़ाद जो है वो देश के स्वाधीनता संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ जाते हैं। उनका स्पष्ट कहना था कि भारत की स्वाधीनता के बिना मुसलमानों की मुक्ति असंभव है। भारत की स्वाधीनता के बिना मुसलमानों की मुक्ति असंभव है। उनका कहना था कि मुसलमान अपना शहर छोड़ सकता है, जंगल में जाकर बस सकता है, सांप बिच्छुओं से दोस्ती जोड़ सकता है, लेकिन वह ब्रिटिश सरकार से कभी भी समझौता नहीं करेगा। एक सच्चा मुसलमान होगा, वो ब्रिटिश सरकार से समझौता नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं संवैधानिक साधनों में आस्था। मौलाना आज़ाद जो है वो संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए, अहिंसक साधनों का प्रयोग करते हुए जो है देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे
और इस संदर्भ में वो गांधी जी के अनुयायी मान सकते हैं या गांधी जी के समर्थक मान सकते हैं। आज़ाद संवैधानिक और अहिंसात्मक साधनों में विश्वास करते थे। जिस समय बंग भंग से देश भर में अभूतपूर्व हलचल मची हुई थी, उन्होंने आतंकवादियों से मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह संगठित करने का इरादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने गंभीर रूप से विचार किया और उस इरादे को छोड़ दिया कि हिंसा जो है वो व्यर्थ है, और वो इस बात को समझ गए। उन्होंने उत्साहपूर्वक अहिंसक असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम अपनाया और हालांकि अहिंसा को, ये बात भी आपको याद रख लेनी है कि अहिंसा को जिस रूप में गांधी जी जो है वो जिस प्रकार से एक धर्म के रूप में, गांधी जी जो है एक धर्म के रूप में अहिंसा का जितना समर्थन करते हैं, उतना जो है वो एक उस धर्म के रूप में जो है वो आज़ाद समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि अहिंसात्मक साधनों के समर्थक अवश्य है, लेकिन गांधी जी की भांति उसको एक धर्म के रूप में नहीं उठाते हैं। आगे बात करते हैं। मौलाना आज़ाद के शब्दों में स्वतंत्रता और न्याय के इस संग्राम में, स्वतंत्रता और न्याय के संग्राम में मैंने अहिंसात्मक असहयोग का पक्ष ग्रहण किया है। अहिंसात्मक असहयोग का पक्ष ग्रहण किया है, ऐसा मौलाना आज़ाद ने कहा था। महात्मा गांधी के समान ही मेरा विश्वास है कि सशस्त्र शक्ति का विरोध शक्ति से कभी नहीं किया जा सकता। भारत को स्वतंत्र करने के और वर्तमान आंदोलन को चलाने के पक्ष में महात्मा गांधी जी की सभी दलीलों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मुझे इनकी सच्चाई में पूरा विश्वास है। मेरी यह पक्की धारणा है कि शस्त्रों के प्रयोग से हिंदुस्तान को सफलता नहीं मिल सकती और इसके लिए इस उपाय का अवलंबन करना ही श्रेयस्कर है। केवल अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा ही हिंदुस्तान विजयी हो सकता है। हिंदुस्तान की विजय नैतिक बल की विजय के उदाहरण के रूप में स्मरणीय रहेगी। हालांकि इस कथन के अंदर वो गांधी जी के समर्थन करते हुए नजर आते हैं, परंतु फिर मैं एक बार कहूँगा कि गांधी जी की भांति इतने जो एक धर्म के रूप में नहीं उठाते। जैसे गांधी जी का धर्म था सत्य अहिंसा धर्म, ठीक है ना, सत्य तो ये इस प्रकार के जो जीवन दर्शन के रूप में तो नहीं उठाते हैं, परंतु निश्चित रूप से वो अहिंसा के पक्षधर है। ठीक है, आगे बात करते हैं अल हिलाल और खिलाफत आंदोलन। अल हिलाल जो कि 1912 में उन्होंने कलकत्ता से एक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था जिसे अल हिलाल कहा जाता है, और आम लोगों तक उन्होंने इस पत्र के माध्यम से ये बात पहुंचाई कि ब्रिटिश नीतियां जो है वो अच्छी नहीं हैं। उन्होंने इन पत्रों के माध्यम, इस अल हिलाल के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों पर खुले तौर पर हमला किया। उनका उद्देश्य था युवा मुसलमानों को स्वतंत्रता, ठीक है ना, इस अल हिलाल को निकालने का एक जो मुख्य मकसद है वो यह है कि युवा मुसलमानों को स्वतंत्रता और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। एक तो स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रोत्साहित करना किसको? युवा मुसलमानों को। इसलिए इन्होंने अल हिलाल नामक पत्र कब निकाला था? 1912 में, और ये किस भाषा में था? उर्दू के अंदर था। आगे हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ब्रिटिश ने सेंसरशिप और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध को कड़ा कर दिया था। आपको मालूम ही है, इन्होंने प्रतिबंध लगाने प्रारंभ कर दिए थे जितने भी समाचार पत्र वगैरह होते थे उन पर। तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही लगभग 1914 में प्रेस एक्ट के तहत अल हिलाल को प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद 1913 में अंजुमन ए उलेमा ए बंगला एक संस्था है, अंजुमन ए उलेमा ए बंगला, उसके संस्थापक सदस्य थे, जो कि बाद में 1921 में जमीयत उलेमा ए हिंद की जमीयत उलेमा ए बंगला शाखा बन गई थी। ठीक है, आपको इतना याद नहीं रख लेना है, बस आपको इतना याद रख लेना है कि अंजुमन ए उलेमा ए बंगला एक उसके संस्थापक सदस्य थे मौलाना आज़ाद, और यह संस्था जो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता कायम करने या बनाने की काम करती थी। हालांकि बाद में
जब बंगाल में मुस्लिम, जो कि बंगाल विभाजन के विवाद और अलग सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे से खटास में आ गया था। बाद में जो ये अंजुमन ए उलेमा ए बंगला जो था, वो हिंदू मुस्लिम झगड़ों की वजह से सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे पर, बंगाल विभाजन के मुद्दे पर जो है वो ये खटास में आ गया था, इतना सक्रिय नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर एक खिलाफत आंदोलन चलता है। ठीक है ना, तुर्की के सुल्तान की स्थिति की रक्षा के लिए जो खिलाफत आंदोलन चलता है, उसमें आज़ाद जो है उसके समर्थन में, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में सक्रिय हो जाते हैं। और आपको पता भी होगा, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन समिति के वो अध्यक्ष भी थे। आगे बात करते हैं, जो कि भी पहले थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपन ने, अल बालाग नामक पत्रिका शुरू की थी 1916 के अंदर, और उसको भी जो है जी हाँ बिल्कुल 1916 के अंदर इस अल बालाग पत्रिका को भी क्या कर दिया जाता है, भारत रक्षा विनिमय अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाता है और मौलाना आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, संयुक्त प्रांत, पंजाब, दिल्ली की सरकारों ने उनके प्रांतों में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है ना, आज़ाद को रांची की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां उन्हें 1 जनवरी 1920 तक, ठीक है ना, कैद करके रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हो गया, जिससे भारतीय जनता नाराज हो गई, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे नागरिकों की हत्या हो जाती है। फिर खिलाफत का प्रश्न खड़ा होता है। इन सभी बैकग्राउंड के मद्देनज़र जो है वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। गांधी जी ने अपने कांग्रेस का प्रभार अपने कंधों पर लेते हुए खिलाफत संघर्ष का समर्थन करते हैं, और जब गांधी जी इसका समर्थन करने लग जाते हैं तो मौलाना आज़ाद और अली बंधु, ठीक है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली ने कांग्रेस के द्वारा इस खिलाफत संघर्ष को जो है समर्थन दिया जा रहा था, आज़ाद और अली भाइयों जिसमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस कांग्रेस के इस कदम का स्वागत किया और सभी भारतीयों को ब्रिटिश द्वारा संचालित स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सार्वजनिक सेवाओं, नागरिक सेवाओं का बहिष्कार करने के लिए कहकर असहयोग के कार्यक्रम पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया। और इस दौरान साथी खिलाफत नेताओं मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खां और अन्य के साथ में आज़ाद जो है वो व्यक्तिगत रूप से गांधी और उसके दर्शन के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। और इन तीनों के द्वारा, अहमद अंसारी और हकीम अजमल खां और आज़ाद, इन तीनों के व्यक्तियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना उच्च शिक्षा की एक संस्था के रूप में की, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से भारतीयों द्वारा बिना किसी ब्रिटिश समर्थन या नियंत्रण के किया जाता है। भौतिक संपत्ति और सुखों का खारिज करते हुए सरलता से जीने का जो मार्ग है वो पैगंबर मोहम्मद के विचारों से अपनाया उन्होंने। चरखे पर खादी का उपयोग करके अपने कपड़े खुद बनाना शुरू कर दिया और अक्सर आश्रमों में रहना और भाग लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस पूरे अवधि के दौरान जो है वो गांधी जी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं मौलाना आज़ाद। वेरी इंपॉर्टेंट, मौलाना आज़ाद के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या अलीगढ़ आंदोलन, जो कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया जा रहा था, और मुस्लिम लीग, इन दोनों का बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। ठीक है ना, किसके द्वारा की गई? मौलाना आज़ाद के द्वारा। किसकी? अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन और मुस्लिम लीग की। ठीक है ना। आलोचना के दो कारण थे। पहला तो मुस्लिम लीग की हिंदुओं से जो अलगाव की जो प्रवृत्ति थी, एक उसकी वजह से, और साथ साथ में जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस से नफरत करती थी।
ठीक है ना, कांग्रेस को निरंतर संदेह की दृष्टि से देखती थी। इसलिए जो है मौलाना आज़ाद के द्वारा इस दोनों अलीगढ़ आंदोलन और मुस्लिम लीग, इनके अलगाववादी प्रवृत्तियों और कांग्रेस को संदेह की दृष्टि से देखने की प्रवृत्तियों के कारण इनकी आलोचना की जाती है मौलाना आज़ाद के द्वारा। आगे बात कर 1921 में आज़ाद के द्वारा एक और पत्र शुरू किया जाता है, पैगम, जो कि बाद में दिसंबर 1921 के अंदर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, सन 1922 के दौरान खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को झटका लग जाता है। आज़ाद और अली भाइयों जैसे अन्य नेता जेल में थे। हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं से के साथ में आंदोलन में अचानक गिरावट आई और 1922 में चोरी चोरा में एक राष्ट्रवादी भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को मार दिया जाता है, मार देते हैं। तो इससे क्या होता है, इस राष्ट्रवादी भीड़ ने जब 22 पुलिस कर्मियों को मार दिया, तो जब हिंसा उत्पन्न हुई तो हिंसा के डर से गांधी जी ने इस विद्रोह को स्थगित करने के लिए कहा। और अगले वर्ष फिर क्या होता है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्की के द्वारा खिलाफत आंदोलन को उखाड़ फेंक दिया जाता है। अली भाई जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, वो इस आंदोलन से दूर हो जाते हैं। गांधी जी और फिर कांग्रेस की आलोचना करने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ में इसी अवधि के अंदर आज़ाद का करीबी मित्र चित्तरंजन दास जो है वो अलग, गांधी जी के नेतृत्व से अलग होकर के एक पार्टी गठित कर लेता है, स्वराज पार्टी, उसकी स्थापना कर लेता है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी मौलाना आज़ाद जो है वो गांधी जी के आदर्श और नेतृत्व के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहे। वो जो है वो अलग नहीं हुए। 1923 में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं और ये इस उम्र में 35 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आज़ाद ने नागपुर में झंडा सत्याग्रह आयोजित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। साथ में कांग्रेस के आम बैनर के तले स्वराज्यवादियों और खिलाफत के नेताओं को फिर से एकजुट करने के लिए दिल्ली में 1924 के एकता सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये भी आपको याद रख लेना है कि दिल्ली के अंदर एकता सम्मेलन हुआ स्वराज्यवादियों और खिलाफतवादियों को एक मंच पर लाने के लिए। उस सम्मेलन की अध्यक्षता 1924 में मौलाना आज़ाद के द्वारा की जाती है। आज़ाद के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया जाता है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का आज़ाद के द्वारा समर्थन किया जाता है, जबकि अली बंधुओं और मुस्लिम लीग, ठीक है ना, मोहम्मद अली, शौकत अली और मुस्लिम लीग के द्वारा और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की जाती है, जबकि आज़ाद इस नेहरू रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। आज़ाद ने पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति का समर्थन किया और वो धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे। भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध थे। मौलाना आज़ाद की गांधी जी के प्रति आत्मीयता होने के बावजूद भी वह अनेक नेताओं के भी करीब आए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के भी करीब आए और जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में देरी की आलोचना की थी। ठीक है ना, ऐसे नेताओं के संपर्क में भी आए जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो गांधी जी के साथ साथ में वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के भी संपर्क में आए। आज़ाद ने नेहरू के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की और समाजवाद को असमानता, गरीबी और अन्य राष्ट्रीय चुनौतियों से लड़ने के साधन के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। आज़ाद ने एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम था मजलिस ए अहरार उल इस्लाम। मजलिस ए अहरार उल इस्लाम था। ठीक है। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, गांधी जी ने जब 1930 में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन करने वाले दांडी नमक मार्च की शुरुआत की,
तो आज़ाद ने राष्ट्रीय छापे का आयोजन किया और नेतृत्व किया। दरअसल क्या हुआ था कि दांडी के लिए नमक मार्च जो हुआ था उसके समापन के बाद में महात्मा गांधी ने गुजरात में एक जगह है दरसाना और कई जगह धरासना भी कहते हैं इसको, ठीक है, दरसाना या धरासना। तो नमक मार्च के समापन हो गया, दांडी के अंदर जो नमक मार्च जो चल रहा था वो समापन हो गया, तो गांधी जी ने उसकी जगह पर दूसरा गुजरात में स्थान चुना, दरसाना। साल्ट वर्कर्स की अहिंसक छापेमारी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगले विरोध के रूप में चुना, दरसाना को चुना। और यह आंदोलन भी मार्च यानी कि दांडी मार्च के अनुसार ही आगे बढ़ा। और इसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? अब्बास तैयब जी, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई, ठीक है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जो है वो इस दरसाना में आंदोलन का नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों दरसाना पहुंचने से पहले ही, ठीक है, दोनों को दरसाना पहुंचने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 महीने की जेल की सज़ा सुना दी जाती है। तो इसके बाद में इस दरसाना नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। और यह आंदोलन भी जो है वो कैसा था? अहिंसक था। दरसाना नमक सत्याग्रह जो है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बाद में सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। दांडी मार्च या तो दरसाना में नमक सत्याग्रह हुआ, उसके उपलक्ष्य में उनको 1930 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 1930 से 1934 तक लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता था। लेकिन 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता है और उन समझौते के अंदर राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। उस समय लाखों के राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया, उसमें आज़ाद भी एक थे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जब चुनाव आयोजित किए गए तो आज़ाद को कांग्रेस के चुनाव अभियान को आयोजित करने, धन जुटाने, उम्मीदवारों का चयन करने और पूरे भारत में स्वयंसेवकों और रैलियों का आयोजन करने के लिए नियुक्त किया गया था कांग्रेस की तरफ से। क्या आप चुनाव अभियान को आयोजित करो, धन जुटाओ, उम्मीदवारों का चयन करो, पूरे भारत में स्वयंसेवकों और रैलियों का आयोजन करो, ठीक है ना। जब 1935 के अधिनियम के तहत भारत में चुनाव आयोजित किए गए थे तब। ने कांग्रेस और लीग गठबंधन, मुस्लिम लीग के गठबंधन और इनमें आपस में राजनीतिक सहयोग हेतु 1935 से 37 के बीच में जिन्ना
और मुस्लिम लीग के साथ बातचीत का समर्थन किया था कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक सहयोग होना चाहिए, और इस हेतु जो आज़ाद है वो 1935 से 37 के बीच में मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ बातचीत का समर्थन करते हैं। सन 1938 में मौलाना आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थकों और कांग्रेस गुट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक और विद्रोह शुरू नहीं करने के लिए गांधी जी की आलोचना की और कांग्रेस को गांधी के नेतृत्व से दूर करने की मांग की। क्योंकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद में लगभग 10 वर्ष या 8 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी कोई भी गांधी जी के द्वारा कोई बड़ा आंदोलन नहीं शुरू किया गया था, इसलिए आज़ाद के द्वारा उनकी आलोचना की जाती है। आगे बात करते हैं। आज़ाद इस बात से भी क्रोधित थे कि वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा राष्ट्रीय नेताओं से परामर्श लिए बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करवा दिया था। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करवा दिया और भारत के बड़े राष्ट्रीय नेताओं से परामर्श भी नहीं लिया गया। इस बात से मौलाना आज़ाद जो है वो वायसराय लॉर्ड लिथगो से जो है वो नाराज़ थे, उनके ऊपर क्रोधित थे। फिर 1940 में आज़ाद को रामगढ़ सत्र में कांग्रेस के रामगढ़ सत्र में अध्यक्ष चुना गया और अध्यक्ष पर रहते हुए उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत, यानी कि भविष्य के अंदर भारत के अंदर जो है 2 टुकड़े होंगे और 2 राष्ट्र बनेंगे, ये जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत था, उसके खिलाफ ज़ोरदार बोलते हुए ये धारणा दी कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र थे। ठीक है ना, ये किसने कहा था? जिन्ना ने कहा था। तो आज़ाद ने इस जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया और आज़ाद ने इस धार्मिक अलगाव की निंदा की और उनको कहा कि सभी मुसलमानों को एक अखंड भारत बनाए रखने का आह्वान किया। ठीक है ना, कि सभी मुसलमान जो है वो अखंड भारत में रहे, क्योंकि सभी हिंदू और मुसलमान भारतीय थे। हिंदू भी भारतीय है और मुसलमान भी भारतीय है, जिन्होंने भाईचारे और राष्ट्रवाद के गहरे बंधन साझा किए हैं। ऐसा उन्होंने 1940 में आज रामगढ़ अधिवेशन में कहा था। तो आज़ाद 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और नवंबर 1946 तक अध्यक्ष पर बने रहते हैं, क्योंकि आगामी वर्षों के अंदर क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाने से ज़्यादातर नेता जेल में रहते हैं और चुनाव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप 1940 से नवंबर 1946 तक लगातार जो है मौलाना आज़ाद जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया आज़ाद ने, और आज़ाद ने पूरे देश में रैलियों में हज़ारों लोगों को एक निश्चित चौतरफा संघर्ष की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आज़ाद ने पूरे भारत की यात्रा की, स्थानीय और प्रांतीय कांग्रेस नेताओं, ज़मीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, भाषण दिए, विद्रोह की योजना बनाई। अपने पिछले मतभेदों के बावजूद भी आज़ाद ने विद्रोह को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर के काम किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष आज़ाद ने भारतीयों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने वाले एक मुखर भाषण के साथ संघर्ष का उद्घाटन किया। ठीक है ना, एक बड़ा अच्छा भाषण दे करके संघर्ष का उद्घाटन किया। किसने? कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद ने।
ठीक है ना, 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक 2 दिन बाद में क्या होता है, ठीक 2 दिन बाद में अंग्रेज़ों ने आज़ाद और पूरे कांग्रेस नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है ना, 7 अगस्त के बाद में 9 अगस्त को लगभग जो है आज़ाद को और पूरे कांग्रेस नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गांधी जी को आगा खान पैलेस में कैद किया गया था पुणे में। गांधी जी को आगा खान, तो वही आज़ाद और कांग्रेस कार्य समिति के जो लोग थे उनको अहमदनगर के किले में कैद कर लिया गया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जगह कैद करके रखा गया था, तो आपको तो बोलना है आगा खान पैलेस में। ठीक है, पुणे के अंदर है आगा खान पैलेस, वहाँ रखा गया था, जबकि आज़ाद और कांग्रेस कार्य समिति के जो लोग थे उनको रखा गया था अहमदनगर के किले के अंदर। आगे बात करते हैं, आज़ाद के द्वारा पाकिस्तान निर्माण की योजना का पूर्णतः विरोध किया जाता है। मौलाना आज़ाद ने भारत की नई संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व किया। जब नई संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो उसमें कांग्रेस का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, मौलाना आज़ाद के द्वारा। इसके साथ साथ में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने 6ठे वर्ष में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ठीक है ना, कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि मंडल जो गया था कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत करने के लिए, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था। और यह ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है वो मौलाना आज़ाद के अध्यक्षता के 6ठे वर्ष में आया था। ठीक है ना, 6ठे वर्ष में मौलाना आज़ाद ने जिन्ना की पाकिस्तान मांग का प्रबल विरोध किया। ठीक है ना, जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उसका प्रबल विरोध करते हैं। साथ साथ में मौलाना आज़ाद के द्वारा भारत के लिए एक संघीय प्रणाली की वकालत की जाती है, जिसमें प्रांतों के लिए क्या होगी, स्वायत्तता होगी। ठीक है ना, ठीक है, एक सीमित केंद्र सरकार और प्रांतों के लिए स्वायत्तता वाले संघीय प्रणाली की जो है वकालत करते हैं और पाकिस्तान निर्माण का विरोध करते हैं। अब एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे आज़ाद की सत्ता लोलुपता नहीं थी, आज़ाद के अंदर सत्ता लोलुपता नहीं थी। ठीक है ना, वो सत्ता के पुजारी नहीं थे। वो इस बात से पता चलता है कि आज़ाद 1940 से कांग्रेस अध्यक्ष थे और 1946 तक जो है वो काम करते रहे और बाद में 1946 में स्वेच्छा से जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और नेहरू जी को नामित कर देते हैं अध्यक्ष पद के लिए, और नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बदल जाते हैं। और अंतरिम सरकार, अंतिम सरकार आपको ध्यान में रखना है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। उस अंतरिम सरकार का गठन जो है वो नेहरू के नेतृत्व में होता है। कांग्रेस का नेतृत्व उस समय नेहरू करते हैं। यदि मौलाना आज़ाद के द्वारा सत्ता की भूख होती, ठीक है ना, नेहरू, तो यह कांग्रेस का पद स्वेच्छा से त्यागा नहीं जाता और नेहरू को नामित नहीं किया जाता उनके द्वारा। तो स्वेच्छा से जो है उस 1946 में वो इस्तीफा दे देते हैं और नेहरू जी को नामित कर देते हैं और अंतरिम सरकार का गठन नेहरू के नेतृत्व में हो जाता है। आज़ाद को शिक्षा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग के राजनेता जो थे वो आज़ाद पर मुसलमानों को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से हिंदू समुदाय के प्रभुत्व की अनुमति देने का आरोप लगाते हैं कि आज़ाद जो है वो मुसलमानों पर जो है हिंदू समुदाय को प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति देते हैं। ऐसा मुसलमानों के द्वारा आज़ाद पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन आज़ाद के द्वारा हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास किया जाता रहा। आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनके द्वारा 1921 में आगरा के अंदर खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष पद से
उन्होंने कहा था। खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष पद से उन्होंने कहा था कि भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को अपने 20 करोड़ हिंदू भाइयों से यूँ मिल जाना चाहिए कि दोनों मिलकर एक जाति और एक राष्ट्र हो जाए। 1912 में उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, अल हिलाल के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और उसका भी मुख्य कार्य यही था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करना। आज़ाद के द्वारा एक बार कहा गया था कि अगर बादलों के पार किसी स्वर्ग से कोई देवदूत धरती पर उतरे और दिल्ली के कुतुब मीनार पर खड़ा होकर के घोषणा करें कि अगर भारत हिंदू मुस्लिम एकता को त्याग दे तो उसे 24 घंटे में स्वराज्य मिल जाएगा, तो मैं स्वराज्य की मांग त्याग दूंगा, लेकिन एकता त्यागूंगा नहीं, एकता नहीं त्यागूंगा, क्योंकि अगर स्वराज्य आने में देरी होती है तो वह केवल भारतीयों की हानि होगी, लेकिन अगर एकता नष्ट होती है तो वह संपूर्ण मानव जाति की क्षति होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके अलावा अलगाववाद की निंदा करते हैं मौलाना आज़ाद अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया जा रहा था, उनकी तीव्र निंदा करते हैं। साथ में मुस्लिम लीग के द्वारा यह कहा जाता था बार बार कि हम अल्पसंख्यक हैं और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो है बहुसंख्यक उन पर, लोकतांत्रिक सरकार में बहुसंख्यक उन पर हावी हो जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग की इस सोच से भी जो है आज़ाद सहमत नहीं थे। आज़ाद प्रमुख रूप से उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक समन्वयवादी विचारक थे और उनका मानना था कि प्रजातंत्र के आने के बाद अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। यानी कि प्रजातंत्र जब आ जाएगा, देश आज़ाद हो जाएगा और देश के अंदर डेमोक्रेसी लागू हो जाएगी, तब अल्पसंख्यकों को कोई समस्या नहीं रहेगी। उनका राष्ट्रवाद जो है वो सामूहिक राष्ट्रवाद कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात की गई है। हिंदू और मुसलमान जो है वो उनकी एकता की बात कही गई है, इसलिए उनके राष्ट्रवाद को सामूहिक राष्ट्रवाद के नाम दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री बने और भारत में शिक्षा की नींव स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण उनके जन्मदिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और उसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 2008 के अंदर। इसकी घोषणा कब हुई थी कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा? तो इसकी घोषणा हुई थी सितंबर 2008 में घोषणा हुई थी कि भाई हर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा सितंबर 2008 में हुई थी। आगे बात करते हैं, मौलाना आज़ाद के द्वारा उर्दू में कविता की रचना की गई, धर्म और दर्शन पर ग्रंथ भी लिखे गए। आज़ाद का गांधी जी से संपर्क कब हुआ? तो आपको पता ही है, खिलाफत आंदोलन के दौरान और असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो मैंने आपको बता ही दिया था, 1923 में बने थे पहली बार, जब दिल्ली में हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय वो 35 वर्ष की आयु के थे और इस इतनी कम उम्र के अंदर अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। अक्टूबर 1920 में आज़ाद को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की मदद लिए बिना ही यूपी के अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना करने के लिए फाउंडेशन कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया था। बाद में 1934 में विश्वविद्यालय के परिसर को अलीगढ़ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने में सहायता की आज़ाद के द्वारा। और धराशना के अंदर भी नमक सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? वो पहली बार तो कस्तूरबा बाई के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में जो है वो सरोजिनी नायडू और जो है मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था, जब कस्तूरबा बाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब। मौलाना आज़ाद के द्वारा अनेक पत्र निकाले जाते हैं, जिसमें कलकत्ता में उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में नारंगे आलम का प्रकाशन शुरू किया, फिर अल मिसबाह, ठीक है, इसके अलावा मखजान, एहसानुल,
लिसन उस सिद्दीक। अमृतसर से उन्होंने एक वकील नामक पत्रिका का संपादन किया। थोड़े समय के लिए वो कलकत्ता चले गए और वहाँ दार उल सल्तनत का भी प्रकाशन किया। आज़ाद 1908 में मिस्र, सीरिया, तुर्की, फ्रांस की यात्रा की और वहाँ के कई क्रांतिकारियों से जैसे कि कमाल मुस्तफा पाशा के अनुयायी, यंग तुर्की मूवमेंट के सदस्य और ईरान के क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में आए। आज़ाद हमेशा ही ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम राजनेताओं के घोर आलोचक रहे हैं। ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम राजनेताओं के घोर आलोचक रहे हैं। आज़ाद ने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया था, ये आपको याद रख लेना है। जब देश आज़ाद हो गया तो भारत जो विभाजित हो रहा था तो एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर विभीषिका के रूप में सामने आया यहाँ पर। और इस दौरान लाखों हिंदू सिख भारत के लिए नवनिर्मित पाकिस्तान से भाग गए। आज़ाद ने भारत में मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। बंगाल, बिहार, असम, पंजाब से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और शरणार्थी शिविरों के संगठन, आपूर्ति और सुरक्षा का मार्गदर्शन आज़ाद के द्वारा किया जाता है। आज़ाद प्रधानमंत्री नेहरू के करीबी, विश्वासपात्र समर्थक और सलाहकार बने रहे और राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने में उनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। भारतीय संसद के निचले सदन के लिए 1952 में रामपुरा जिला सहबरेली, ठीक है ना, पश्चिम लोकसभा सीट से और 1957 के संसदीय चुनाव में हरियाणा के गुड़गांव संसदीय सीट से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए। 11 वर्षों तक उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन किया और उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। जैसे कौन कौन से उत्कृष्ट संस्थान स्थापित किए? संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्य दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। 1956 में आपको याद रख लेना है, 1956 के अंदर मौलाना आज़ाद यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक एजेंसी है, यूनेस्को, उसके भी अध्यक्ष बने 1956 के अंदर। मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में ही 1951 में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी, प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई यानी कि यूजीसी की स्थापना हुई। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विकास पर भी जो है आज़ाद के द्वारा जोर दिया गया। उनके द्वारा लिखित कुछ साहित्यिक कार्य की बात करें तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के अंदर उन्होंने भारत विभाजन के दोषियों की चर्चा की है। भारत विभाजन के दोषियों की चर्चा की है। उसमें जो है वो नेहरू और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसके लिए उत्तरदायी बताते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के अंदर जो है वो भारत विभाजन के दोषी के रूप में नेहरू और पटेल को बताते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा एक गुबर एक खतीर या कई बार इसको गुबर एक खतीरो भी कहा जाता है, गुबर एक खतीरो भी कहा जाता है, ठीक है ना, गुबर एक खतीरो भी कह दिया जाता है। ये इनका संग्रह है। इसके अलावा ये भी कुछ, ठीक है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप याद देख लेना। इन्होंने ज़्यादातर पुस्तकें अपने जेल के दौरान लिखी हैं और जो 1942 से 46 तक जब वो अहमदनगर किले के अंदर बंद रहते हैं तो उनके द्वारा गुबर एक खतीरो लिखी जाती है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है वो उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, जबकि गुबर एक खतीर या गुबर एक खतीरो जो है वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में है। मौलाना आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था, भारत रत्न से नवाजा गया। मौलाना आज़ाद को जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों और महान संरक्षकों में से एक गिना जाता है। आज़ाद का मकबरा दिल्ली में जामा मस्जिद के पास में स्थित है।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलाना आज़ाद को मीर ए कारवा, वेरी इंपॉर्टेंट, मीर ए कारवा या कारवा नेता कहा गया। और महात्मा गांधी के द्वारा उनको प्लेटो, अरस्तु और पाइथागोरस की क्षमता वाला व्यक्ति नाम से जो है संबोधित किया गया कि इनके पास प्लेटो, अरस्तु और पाइथागोरस जैसी क्षमता वाला व्यक्ति है। ये 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब हुई थी? 11 सितंबर 2008 को राष्ट्रीय सेवक शिक्षा दिवस बनाने की घोषणा हुई थी। तो इसी के साथ में मौलाना आज़ाद के विचार पूरे होते हैं। मौलाना आज़ाद के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में विचार पूरे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए, अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।